जरा सोचिए, कोई इंसान अपने जीवन के 27 साल एक भयानक क्रूर जेल में बिताए और फिर भी जब बाहर आए तो उसके मन में कोई नफरत ना हो। बिल्कुल सही सुना। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अकल्पनीय धैर्य और संघर्ष की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। 27 साल जेल में बिताना और फिर भी नफरत को ना चुनना, ये कोई किताबी बात नहीं है, बल्कि एक पूरी जिंदगी का निचोड़ है। 18 जुलाई 1918 मुइज़ो गांव में जन्मे मंडेला का बचपन बहुत ही सादगी भरा था। उनके पिता गांव के मुखिया थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब मंडेला सिर्फ 12 साल के थे तब एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उनके पिता का निधन हो गया। ये जिंदगी का पहला बड़ा झटका था। लेकिन इस दुखद घटना के बाद कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें थेम्बू राजा जोंगिन ताबा ने गोद ले लिया और सच कहूं तो यहीं से उनके जीवन की दिशा पूरी तरह से बदलने लगी। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, मंडेला बचपन से ही पढ़ाई में काफी तेज थे। उनका असली नाम था रोलिह्लाह्ला। तो फिर ये नेल्सन नाम कहां से आया? दरअसल ये नाम उन्हें स्कूल में उनकी एक टीचर ने दिया था। ये नाम उसी सिस्टम का हिस्सा था जिसे वो लड़का आगे चलकर जड़ से उखाड़ फेंकने वाला था। अपार्थाइड ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक ऐसा खौफनाक और संस्थागत सिस्टम था जिसने नस्ल के आधार पर लोगों को बांट दिया था। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां किसी इंसान की अहमियत, उसका टैलेंट, उसका भविष्य, ये सब उसकी काबिलियत से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसकी चमड़ी के रंग से तय होता था। इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। समाज दो हिस्सों में बटा था। एक तरफ श्वेत लोग थे जिनके पास सरकार का पूरा कंट्रोल था, समाज में उनका वर्चस्व था, और दूसरी तरफ अश्वेत लोग, उन्हें उनके बुनियादी अधिकारों तक से महरूम कर दिया गया था। उनके साथ सचमुच जानवरों जैसा अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इस पूरे सिस्टम का इकलौता मकसद ही यही था कि अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी लोगों को पूरी तरह से दबा दिया जाए, उन्हें यह महसूस कराया जाए कि उनकी कोई कीमत नहीं है। और ये सब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं था। रोजमर्रा की जिंदगी का हर एक पल इस रंगभेद से भरा हुआ था। सब कुछ एकदम अलग। अश्वेत लोगों के लिए बिल्कुल खस्ताहाल स्कूल, अलग बसें, अलग अस्पताल, यहां तक कि चलने के लिए सड़कें भी अलग थीं। इस व्यवस्था ने समाज को इस कदर बांट दिया था कि असमानता लोगों की नसों में जहर की तरह घुल गई थी। रोज रोज के इस अपमान ने मंडेला को अंदर तक झकझोरकर रख दिया। उनके दिमाग में दिन रात बस एक ही सवाल गूंजता रहता था, क्या सिर्फ काला होने की वजह से कोई इंसान छोटा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। और बस इसी एक सवाल ने उनके अंदर क्रांति की वो चिंगारी भड़का दी जिसे फिर कोई बुझा नहीं सका। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और कानून की पढ़ाई करने की वजह से मंडेला को कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन वो रुकने वाले नहीं थे। इसके बाद वो सीधे जोहान्सबर्ग चले गए। वहां उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से लेकर क्लर्क तक की नौकरियां की और आखिरकार वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी से जुड़ गए। यहीं से उनके राजनीतिक सफर की असली शुरुआत हुई। एएनसी में आते ही मंडेला छा गए। उनके बोलने का अंदाज इतना दमदार था कि उनकी बातों का लोगों पर गहरा असर होता था। उनके भाषणों ने संगठन में एक नई जान फूंक दी। उन्होंने पूरे देश के युवाओं को एक साथ लाना शुरू कर दिया। और ये सब तब हो रहा था जब सरकार पहले से कहीं ज्यादा क्रूर और खतरनाक होती जा रही थी। जैसे जैसे आंदोलन की आग तेज हुई, सरकार का जुल्म भी बढ़ता गया। 1952 के शांतिपूर्ण डिफाइंस कैंपेन में अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ने के लिए मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सच कहूं तो ये तो बस एक शुरुआत भर थी। हालात बहुत तेजी से बिगड़ने वाले थे। 69 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 1960 में सार्क्यूविल नाम की जगह पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने अचानक अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस भयानक नरसंहार में 69 मासूम लोगों की जान चली गई। इस एक घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शार्पविल के बाद मंडेला को एक बात बिल्कुल साफ हो गई, अब सिर्फ शांति और धरने प्रदर्शनों से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एएनसी के एक हथियारबंद विंग की स्थापना की जिसका नाम था उमखोंतो वेसिजवे, यानी राष्ट्र का भाला। पुलिस की नजरों से बचने के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए, वेश बदलकर काम करने लगे, जिसकी वजह से उन्हें ब्लैक पिंपरनेल कहा जाने लगा। लेकिन 1962 में वो पकड़े गए। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला। 1964 के उस ऐतिहासिक मुकदमे में खचाखच भरी अदालत में उन्होंने बिना किसी खौफ के कहा कि वो एक ऐसे समाज का सपना देखते हैं जहां सब बराबर हों। उन्होंने कहा, ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूं। सोचिए, उन शब्दों की गूंज से पूरे कोर्टरूम में कैसा सन्नाटा छा गया होगा। 1964 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई और कुख्यात रॉबिन आइलैंड भेज दिया गया। वहां की जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी।
एक बेहद छोटी सी कोठरी, सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं और दिन भर पत्थर तोड़ने का कमर तोड़ काम। सरकार का सिर्फ एक ही मकसद था, इस आदमी को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ देना। लेकिन मंडेला कोई आम इंसान थोड़ी थे। उनका हौसला चट्टान से भी ज्यादा मजबूत था। जेल की वो मोटी मोटी दीवारें उनके दिमाग और उनके विचारों को कैद नहीं कर पाईं। उन्होंने जेल के अंदर ही बाकी कैदियों को पढ़ाना और उन्हें प्रेरित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो भयानक जेल शिक्षा और गहरे वैचारिक संघर्ष का एक केंद्र बन गई, जिसे लोग मजाक में नहीं बल्कि बेहद सम्मान से मंडेला यूनिवर्सिटी कहने लगे। जेल की सलाखों के पीछे दशक बीतते गए, साल दर साल गुजरते गए, लेकिन उनकी उम्मीद का दिया कभी नहीं बुझा। और इस बीच बाहर क्या हो रहा था? फ्री नेल्सन मंडेला ये सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल मूवमेंट बन गया। दुनिया के हर कोने से, हर देश से एक ही आवाज आ रही थी, मंडेला को रिहा करो। जेल की उन दीवारों के अंदर भी रंगभेद यानी अपार्थाइड का क्रूर चेहरा बिल्कुल साफ दिखता था। एक तरफ गोरे कैदी थे जिन्हें बेहतर खाना और सुविधाएं दी जाती थीं, और दूसरी तरफ काले कैदी। मंडेला और उनके साथियों को चिलचिलाती धूप में दिन भर पत्थर तोड़ने पड़ते थे। खाना इतना खराब कि आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरा सिस्टम दरअसल उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से अंदर से तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इतनी बेरहमी के बावजूद मंडेला बिल्कुल शांत रहे। उनका संकल्प देखिए, अगर हम अंदर से टूट गए तो हमारी लड़ाई वही खत्म हो जाएगी। इतने सालों की यातनाओं के बाद भी उनके दिल में बदले की कोई आग नहीं थी, बल्कि वो तो जेल के अंदर भी एक लीडर बन गए। उन्होंने कैदियों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें कानून समझाया, और सच कहूं तो उनके इन्हीं शब्दों ने न जाने कितने कैदियों को उन अंधेरी कोठरियों में जिंदा रखा। जब मंडेला अंदर थे तो बाहर क्या चल रहा था? दक्षिण अफ्रीका की सरकार को लगा था कि उन्हें जेल में डालकर वो उनकी आवाज दबा देंगे, पर दांव बिल्कुल उल्टा पड़ गया। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे आगे बढ़ा। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह था। सबसे पहले अमेरिका, भारत और ब्रिटेन जैसे देशों में लोग सड़कों पर उतर आए। फ्री नेल्सन मंडेला के नारे पूरी दुनिया में गूंजने लगे। फिर यूनाइटेड नेशंस ने भारी दबाव बनाना शुरू किया। कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने वहां से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया। एक के बाद एक लगने वाले इन झटकों ने रंगभेद सरकार की जड़ों को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। इसी दौरान 1985 में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया। दबाव में आकर सरकार ने मंडेला को एक ऑफर दिया कि अगर वो हिंसा छोड़ दें तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। पर मंडेला का जवाब एकदम साफ। उन्होंने कहा कि कैदी कभी समझौता नहीं करता, सिर्फ स्वतंत्र इंसान ही बातचीत कर सकता है। ये बयान जब दुनिया भर में फैला तो सबको समझ आ गया कि ये शख्स सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के हक के लिए खड़ा है। एक ऐतिहासिक रिहाई। सरकार कमजोर पड़ चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव चरम पर था, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। 11 फरवरी 1990 ये वो ऐतिहासिक दिन था जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। राष्ट्रपति FW de क्लार्क को आखिरकार नेल्सन मंडेला को रिहा करना ही पड़ा। सोचिए वो मंजर, 27 साल बाद जब मंडेला जेल से बाहर निकले तो दुनिया भर की नजरें उन पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी सौम्य मुस्कान थी। अपनी पत्नी विनी का हाथ थामे जब वे आगे बढ़े तो वो दृश्य सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लाखों लोग खुशी से झूम उठे। हालांकि बाहर आने के बाद हालात इतने आसान नहीं थे। काले और गोरे लोगों के बीच तनाव इतना ज्यादा था कि सबको गृहयुद्ध का डर सता रहा था। कई लोग बदला लेना चाहते थे, लेकिन मंडेला ने एक बहुत गहरी बात कही, अगर मैं अपने साथ नफरत लेकर बाहर आता तो मैं आज भी एक कैदी ही होता। उन्होंने बदले की जगह शांति को चुना और सबको विश्वास दिलाया कि ये देश सिर्फ काले लोगों का नहीं बल्कि सभी का है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि चीजें कितनी तेजी से बदलीं। 1990 में रिहाई, 1993 में शांति प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। फिर आया 1994 का वो जादुई साल जब पहली बार सभी नस्लों को वोट देने का अधिकार मिला और वो देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। और फिर 1995 का रग्बी वर्ल्ड कप। ये सफर एक कैदी से लेकर दुनिया के सबसे बड़े शांति दूत बनने का था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका रहन सहन बिल्कुल साधारण रहा। उनका मकसद कभी सत्ता का मजा लेना नहीं था। उनका पूरा फोकस था देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, भयंकर गरीबी को मिटाना और सबसे बढ़कर एक बटे हुए देश में राष्ट्रीय एकता और सद्भाव स्थापित करना।
और इस एकता का सबसे जबरदस्त उदाहरण 1995 में मिला। दक्षिण अफ्रीका की रग्बी टीम, जिसे मुख्य रूप से गोरों के वर्चस्व का प्रतीक माना जाता था और जिससे काले लोग नफरत करते थे, मंडेला ने उसी टीम की जर्सी पहनी। वे उसी जर्सी में मैदान में उतरे और घोषणा की कि ये टीम पूरे दक्षिण अफ्रीका की है। उन्होंने विभाजन के प्रतीक को पूरी तरह से एकता के प्रतीक में बदल दिया। जब वो टीम जीती तो पूरा देश एक साथ जश्न मना रहा था। ये एक असंभव सी लगने वाली जीत थी, दिलों को जोड़ने की जीत। देखिए, मंडेला चाहते तो ताउम्र सत्ता में रह सकते थे, लेकिन लोकतंत्र के सम्मान में उन्होंने केवल एक कार्यकाल के बाद स्वेच्छा से पद छोड़ दिया। फिर 5 दिसंबर 2013 को इस महान युग का अंत हुआ। उनके निधन पर पूरी दुनिया एक साथ रोई थी। उनका पूरा जीवन इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि माफ कर देना कोई कमजोरी नहीं होती। एक अकेला इंसान अगर शांति के रास्ते पर चले तो वो वाकई दुनिया का इतिहास बदल सकता है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को इस एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक व्यक्ति 27 साल के घोर अत्याचार और कैद के बाद भी बिना किसी नफरत के अपने उत्पीड़कों को माफ कर सकता है, तो क्या आज की इस दुनिया में नफरत के लिए सच में कोई जगह होनी चाहिए? नेल्सन मंडेला का जीवन हमें याद दिलाता है कि उम्मीद और शांति की एक छोटी सी रोशनी किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। इसी गहरे विचार के साथ हमारी आज की ये पेशकश यहीं समाप्त होती है।